Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज हम क्लास 10th के सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पावर शेयरिंग वर्ड से ही पता चल रहा है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर की शेयरिंग, ठीक है। पावर को कैसे गवर्नमेंट या डेमोक्रेसीज में या फिर वेरियस गवर्नमेंट्स किस तरह से उसे शेयर करती हैं डिफरेंट लेवल्स पे। तो ये तो पावर शेयरिंग का हमने एक ओवरव्यू ले लिया उस वर्ड के हिसाब से, क्या उसका एक लगभग ऐसा एक मीनिंग निकल सकता है। बट अब इसमें ना आपको दो केस स्टडीज दी हैं, एक बेल्जियम की दी है, एक श्रीलंका की दी है। आप इस टाइम डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो पहले हम इस चैप्टर में इन दोनों केस स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इन दोनों का क्या रिजल्ट आया इन पर्टिकुलर केस स्टडीज का उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी कंट्री का जो रिजल्ट आया वो बेटर था इन कंपैरिजन टू दी अदर वन, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, किस तरह की पावर शेयरिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम क्या था, एक स्मॉल कंट्री थी यूरोप में। हमारा जो स्टेट ऑफ हरियाणा है ना इंडिया का, उससे भी स्मॉलर। उसके बॉर्डर्स किसके साथ थे, फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ बेल्जियम के हमारे वो थे, क्या कहते हैं, बॉर्डर्स थे। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर बेल्जियम की पॉपुलेशन थी। और जो उसका एथनिक कॉम्पोजिशन था ना, छोटी सी कंट्री का एथनिक कॉम्पोजिशन इतना कॉम्प्लेक्स था कि जो आगे जाके आप पढ़ेंगे ना कि जो डिस्प्यूट्स ओरिजिनेट होने लगे आपके बेल्जियम में, वो छोटी सी कंट्री के एथनिक कॉम्पोजिशन की वजह से इतने मैसिव डिस्प्यूट्स ओरिजिनेट होने के चांसेस थे और हो रहे थे। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें ना दो कम्युनिटीज थी, एक थी फ्रेंच स्पीकिंग और एक थी डच। इन्हीं में आगे जाके क्या होता है, बट उससे पहले हम देखते हैं ना ये जो हमने एथनिक वर्ड पढ़ा है यहाँ पे, द एथनिक कॉम्पोजिशन। एथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. अब जैसा कि आप देखेंगे, अगर आप इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में चले जाएं तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड आप क्या देखेंगे कि पीपल देयर हैव अ कॉमन फिजिकल अपीयरेंस। वो उनका एक एथनिसिटी है, वो उनका एक एथनिक ग्रुप है। तो उसी तरह से जो हमारा बेल्जियम था उसमें भी वेरियस एथनिक ग्रुप्स थे। अब इसका हम कॉम्पोजिशन देखते हैं एथनिक ग्रुप का कैसा था। जो फ्लेमिश रीजन था उसमें 59% लोग वहीं रहते थे और डच भाषा यूज करते थे, डच बोलते थे। और जो बाकी ये 40% पीपल थे, मतलब वेलोनिया में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे। उसके बाद जो रिमेनिंग 1% थे वो बेल्जियंस थे, वो जर्मन बोलते थे। तो हमने यहाँ पे 3 लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन देख लिया, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग। अब उसके बाद सबसे जो एक अलग इनका कॉम्पोजिशन था वो ये था कि जो ब्राज़ील था ना, ब्रसल्स, वहाँ का कैपिटल सिटी, वहाँ पे जो 80% लोग थे वो फ्रेंच थे और 20% डच स्पीकिंग थे। ऑल ओवर स्टेट ज़्यादा डच स्पीकिंग थे, बट देन जब कैपिटल की बात आती थी तो 80% मेजॉरिटी में आपके फ्रेंच स्पीकिंग थे। तो जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो हमेशा से बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी, रिच थी एंड पावरफुल थी। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, तो इस बात का एक एंगर हमेशा से जो डच स्पीकिंग लोग थे ना उनके अंदर रहा था, क्योंकि उनको वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एजुकेशन का जो बेनिफिट था, जो उसके फ़ायदे थे, जो उसका उनको मतलब एक तरह से कहते हैं लाभ जो मिलता है, वो बहुत ही देर से मिला था इन कंपैरिजन टू द फ्रेंच पीपल। तो उनके अंदर एक वो सेंस ऑफ रिजेंटमेंट था कि मतलब इन्हें हमसे पहले मिल गया, उनके अंदर एक वो गुस्सा था। तो इसी जो गुस्सा था ना उनके अंदर, दिस लेड to tensions between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and 1960s. अब क्या होता है ना, कभी कभी छोटे छोटे रीजंस कंपाइल होते होते दे लीड टू समथिंग बिगर।
तो ऐसे ही यहाँ पे वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें कंपाइल होते होते डच स्पीकिंग जो लोग थे उनके अंदर वो गुस्सा आ गया, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोग ऑलरेडी बहुत पावरफुल थे और बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, उन्हें चीज़ें जल्दी मिली डच स्पीकिंग लोगों के कंपैरिजन में। तो फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल दे सॉर्ट ऑफ गॉट इनटू अ टेंशन क्रिएटेड इन 1950s एंड 60s। और जो टेंशन था ना बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ was more acute at Brussels। acute मतलब बहुत ज़्यादा strong। कहाँ था सबसे ज़्यादा था, एकदम सीवियर। acute मतलब एकदम सीवियर जो टेंशन थी वो ब्रसल्स में थी। अब क्योंकि वहाँ क्या था, वहाँ पे एकदम ही ऑपोजिट था। अब कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए। अब उस कैपिटल में 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और सिर्फ 20% डच स्पीकिंग लोग थे। तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन थी ना, अब जैसे इंडिया में ही देख लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहला अफेक्ट दिल्ली पे जाता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। कैपिटल है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट जितना भी हमारा गवर्नमेंट रन करती है सब दिल्ली में है। तो दिल्ली में क्या हलचल मच रही है, कौन सी मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है। दिल्ली हैज़ द अल्टीमेट पावर, बिकॉज जो देश चलता है वो दिल्ली से चल रहा है ना, क्योंकि वहीं से कानून आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वहीं है, कैपिटल वहीं है। ऐसे ही किसी भी कंट्री का कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरह से। अब जब कैपिटल में ही किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का मेजॉरिटी होने लगे तो ऑब्वियसली जो माइनॉरिटी है उसे प्रॉब्लम होगी। अब देखिए ब्रसल्स में ना एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये इनकी सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी पूरे देश में सबसे ज़्यादा थे पर कैपिटल में सबसे कम थे। अब अगर आपको इसे समझने में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदूज का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं फिलहाल। तो हिंदुस्तान में मान लीजिए आपके पूरे देश में 80% हिंदू हैं, ठीक है, बट दिल्ली में सिर्फ 10% हिंदू हैं। तो प्रॉब्लम होगी ना। तो वही सेम प्रॉब्लम ब्राज़ील में थी कि पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल 59% थे, बट देन जब हमारा ब्रसल्स की बात आती थी बेल्जियम में उसके कैपिटल की, तो डच स्पीकिंग पीपल सबसे कम थे, 80% वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। अब ये तो इन्होंने हमें एथनिक कॉम्पोजिशन बताया ब्रसल्स का। अब ऐसे ही मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हम 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे एज अ केस स्टडी। तो अब यहाँ पे जो दूसरी कंट्री आती है केस स्टडी के तौर पे वो है हमारी तमिलनाडु। अरे तमिलनाडु नहीं, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका में किस तरह से ये कम्युनिटी डिवीजन हो रहा था। बेसिकली ना इस पूरे चैप्टर में जो केस स्टडीज हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी। किस तरह से मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करी है, किस तरह से थोड़े बहुत वॉर्स हुए जो हुए, क्या उसमें कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसके, क्या उसका सिग्निफिकेंस था, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया, उसका कॉम्पोजिशन पढ़ लिया। प्लीज़ उसका कॉम्पोजिशन आप याद कर लीजिएगा। एंड द रीज़न, द मेन रीज़न, 2 बेसिक रीजंस हो जाते हैं। क्या हो जाता है, एक तो जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज करिए। फ्रेंच जो थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल थे पहले से, और इसलिए डच जो थे उनके अंदर क्या था, डच स्पीकिंग पीपल हैड दिस सेंस ऑफ रिजेंटमेंट। उनके अंदर एक गुस्सा था कि हमें इनसे चीज़ें देर में मिली। अब ऑब्वियसली अब कभी कभी हम जो चीज़ें नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक कॉलेज का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है। अब ऑक्सफोर्ड तो बहुत महंगी है, INR के कंपैरिजन में अगर आप वहाँ का करेंसी कंसिडर करें तो वहाँ का लिविंग कॉस्ट, फिर वहाँ की फीस, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो अब आपको लगेगा कि आई विश आई वॉज रिच इनफ टू अफोर्ड ऑक्सफोर्ड। तो ये सारी चीज़ें मन में आती हैं। और वहीं अगर आपके अगल बगल पड़ोसी किसी को ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिल जाए तो उनके लिए आपके मन में एक गुस्सा नहीं आ जाता है कि अरे। तो ऐसे ही अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि क्या श्रीलंका की केस स्टडी है। Let us compare this to the situation in another country, श्रीलंका, an island nation, जो कि हमारे तमिलनाडु से थोड़ा ही दूर है। हमें सबको पता है श्रीलंका इंडिया के सदर्न पार्ट में आता है, तमिलनाडु से थोड़ा ही दूर है। इट इज कनेक्टेड बाय गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और पाल्क स्ट्रेट, दोनों से हमारा श्रीलंका कनेक्टेड है और हमारे सदर्न कोस्ट के पास है। वहाँ पे 2 करोड़ पीपल थे और लगभग सेम थे जितने हमारे हरियाणा के स्टेट में हैं। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया,
एशियन रीजन, श्रीलंका की भी बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन थी। अब क्या थी? द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स, हाँ, the major social groups are the Sinhala speakers 74% and the Tamil speakers 18%। ठीक है, तो अब हमने अभी जैसे हमने, आपको याद है हमने इन लोगों का पढ़ा था, क्या कहते हैं, फ्रेंच लोगों का, उसी तरह से अब हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, जिस तरह से हमने बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ी थी उसी तरह से अब हम श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ रहे हैं, उसका कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी कॉम्पोजिशन क्या था। तो इसमें क्या थे? सिन्हाला स्पीकर्स थे 74% एंड द तमिल स्पीकर्स थे 18%। ठीक, तो यहाँ पे भी लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन हुआ। अच्छा, मेरा ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है कि लैंग्वेज एक इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है ना लोगों के अंदर कि उसके बेसिस पे बहुत डिविजन्स हुए हैं, उसके बेसिस पे बहुत कम्युनिटीज़ फॉर्म हुई हैं। अब जैसा कि इंडिया में जब स्टेट डिवीजन स्टार्ट हुआ पोस्ट ब्रिटिश एरा, तो लैंग्वेज बेसिस पे ही डिवीजन स्टार्ट हुआ था। लैंग्वेज के बेसिस पे सबसे पहला जो स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश था। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि अब जैसे बंगाली लोग हैं वो इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं अपनी लैंग्वेज से, ब्रिटिश राज में इतने वर्नैकुलर प्रेस वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से वहाँ से नेशनलिज्म जागा था, उसमें मुझे लगता है एक मेजर जो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन था ना, वो उनकी लैंग्वेज का भी था। तो लैंग्वेज एक इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है कि इट कैन लीड टू गुड, बट देन इट कैन लीड टू वेरियस डिविजन्स एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू सिविल वॉर्स। अब सिविल वॉर्स की तरफ लैंग्वेज कैसे लीड कर सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल अभी हम आगे श्रीलंका के केस स्टडी में भी पढ़ेंगे। तो हमने देख लिया दो तरह से डिवाइड है, सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। तमिल स्पीकर्स में भी सब डिविजन था। अब तमिल स्पीकर्स में क्या सब डिविजन था? तमिल में ना एक तो थे श्रीलंकन Tamils 13% and the rest whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, उन्हें हम कहते थे इंडियन तमिल। अब क्या होता था कि जिनके दादा परदादा कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश राज में तमिलनाडु से श्रीलंका आ गए। ठीक है, किस चीज़ के लिए आए वो लोग टी प्लांटेशन के लिए आए। ठीक है, चाय उगाने, जो चाय की पत्तियां, चाय के बागान होते हैं, और फिर वो वहीं पे सेटल हो गए, तो वो हो गए इंडियन तमिल्स। और एक जो ऑलरेडी श्रीलंका में एग्जिस्ट कर रहे थे वो हो गए श्रीलंकन तमिल्स। और दोनों लोग क्या लैंग्वेज बोलते थे? तमिल बोलते थे। बट ये क्या थे? वहाँ पे माइनॉरिटी में थे। जैसे कि ब्राज़ील में किसकी वो थी, बेल्जियम में किसकी मेजॉरिटी थी? बेल्जियम में मेजॉरिटी थी डच स्पीकिंग लोगों की। वैसे ही श्रीलंका में मेजॉरिटी थी सिन्हाली स्पीकिंग लोगों की, और तमिल स्पीकर्स जो थे वो काफ़ी कम रेशो में प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे ना मैप दिया है एक, उस पर हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। ये इन्होंने श्रीलंका का मैप दे रखा है। ये है हमारे सिन्हलीज, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स एंड मुस्लिम्स। अब सिन्हालीज का जो एरिया है जो इन्होंने कैप्चर कर रखा है वो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एरिया इन्होंने कैप्चर किया है, क्योंकि उतने नंबर में थे, दे वर द मेजॉरिटी देयर। एंड देन वी हैव श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स मोस्टली सिर्फ कोस्टल एरियाज पे थे एंड कोलंबो के पास। उसके बाद इंडियन तमिल्स भी सदर्न श्रीलंका एंड मतलब श्रीलंका के सेंट्रल श्रीलंका में ज़्यादा प्रेजेंट थे। एंड देन मुस्लिम्स थे, तो ऐसे थोड़ा हर जगह ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में प्रेजेंट थे, बट इन लेस नंबर अगेन। तो मोस्ट ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स आर concentrated in the north and the east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. यहाँ पे एक religious division भी हो गया था कि सिन्हली स्पीकिंग लोग मोस्टली बुद्धिस्ट थे और जो तमिल स्पीकिंग थे वो या तो मुस्लिम थे या तो हिंदू थे। There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. अब हम ये यहाँ पे एक चीज़ हमें सोचने के लिए दी है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन दिस सिचुएशन। अब बेल्जियम में हम देखते हैं क्या हुआ। अब जैसे बेल्जियम का ये मैप है, एक बार बेल्जियम का भी मैप देख लेते हैं अगर श्रीलंका का मैप देखा है तो।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रसल्स था कैपिटल रीजन, ये हो गया आपका ब्रसल्स। यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, बाकी के 20% डच स्पीकिंग लोग थे। और बाकी पूरे देश में क्या था, ये पूरा जो था आपका, ये क्या था, ये था फ्रेंच स्पीकिंग, और ये जो पूरा था आपका ये था डच स्पीकिंग कम्युनिटी। और ये जो 1% थे ये थे आपके जर्मन स्पीकिंग। इस तरह से डिवीजन था, ज़्यादा एरिया इन लोगों ने कैप्चर कर रखा था। The Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. अब क्या होता है, 5 लोग एक बात को बोले और एक अकेला इंसान एक बात को बोले, तो ज़्यादा जो एडवांटेज होता है ना, वो जो 5 लोग एक साथ बोल रहे हैं ना उनके पास होता है, ठीक है, क्योंकि वो बाय फोर्स, बाय मैनिपुलेशन, बाय एवरी हुक एंड क्रुक वो अपनी बात को मनवा सकते हैं, ठीक है। बट देन अब अगर एक कंट्री में ये बात हो तो डच स्पीकिंग जो मेजॉरिटी थे वो चाहते तो ये रास्ता अपना सकते थे, क्योंकि उनकी न्यूमेरिक मेजॉरिटी ज़्यादा थी, वो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट थे, वो बाय फोर्स और बाय मैनिपुलेशन और बाय वेरियस राइट्स वो ये सब चीज़ें कर सकते थे। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। अभी तो सिर्फ एक टेंशन लाइक सिचुएशन क्रिएटेड थी, थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट थी, बट अगर ऐसा कुछ हो जाता तो जो कॉन्फ्लिक्ट थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। इससे क्या होता, इससे पार्टीशन हो जाता कंट्री का, ठीक है। तो बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर, और बहुत ही इतनी क्योटिक सिचुएशन जाती, क्योंकि कैपिटल ना सबको चाहिए होता है। कैपिटल मोस्टली आप देख लेंगे, अगर आप किसी गरीब से गरीब देश को भी देखेंगे ना, तो उसका जो सबसे हाईटेक इलाका होगा, वन ऑफ द मोस्ट ऐसे वेल डेवलप्ड एरियाज, उसका कैपिटल होगा। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। क्यों होता है ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर ब्रसल्स में भी ऐसा कुछ होता ना, तो सबसे ज़्यादा बेल्जियम में ऐसा कुछ होता तो सबसे ज़्यादा जो क्योटिक सिचुएशन होती वो ब्रसल्स में होती। एक तो वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा थे, डच थे, अनलाइक द एंटायर कंट्री एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एज पर देयर लैंग्वेज एंड कम्युनिटी, बट देन यहाँ पे बहुत ही क्योटिक सिचुएशन हो जाता। और श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो इंजॉय करते थे इवन बिगर मेजॉरिटी। ये तो डायरेक्टली मतलब ऐसा था कि लेट्स से 10:2 का 10:2 का रेशो था। अगर हम इसमें बात करें श्रीलंका की, तो सिन्हलीज एंड द अदर तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी, तो ऐसे में ये लोग चाहते तो अपना मेजॉरिटी रूल इम्पोज कर सकते थे। तो हम देखते हैं कि दोनों कंट्रीज में से किसने दिमाग से स्मार्ट डिसीजन लिया और वॉर को अवॉइड किया, और किसने डायरेक्टली एकदम मेजॉरिटेरियनिज्म ही लागू कर दिया। जिसने मेजॉरिटेरियनिज्म लागू किया ना वो कंट्री थी श्रीलंका। अब मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का ये मानना होता है कि हम इस कंट्री को रूल कर सकते हैं जिस भी तरह से हम चाहें, क्योंकि हम नंबर में ज़्यादा हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी की क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड्स हैं, इसे हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अपनी कम्युनिटी से मतलब है, क्योंकि हम नंबर में ज़्यादा हैं। तो ये होता है मेजॉरिटेरियनिज्म का रूल, ठीक है। अब श्रीलंका ने अपनाया मेजॉरिटेरियनिज्म का रूल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिन्हली सबसे ज़्यादा थे और कुछ ज़्यादा ही नंबर में प्रेजेंट थे। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. Okay. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarianism measures to establish सिन्हलीज, वो कहते हैं सिन्हाला सुप्रीमेसी, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई थी उसने भी सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स अपना ली, ठीक है, मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ने लगी। उसने सिन्हाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी जो थी उसे लागू कर दिया, क्योंकि सिन्हालाज वहाँ ज़्यादा में थे कम्युनिटी वाइज और न्यूमेरिक।
तो फिर वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म की अभी शुरुआत हो गई थी श्रीलंका में। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding तमिल। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि लैंग्वेज ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट होता है। अब अगर कल को इंडिया में चल के जितने भी लैंग्वेजेस हमारे स्केड्यूल में हैं, रिकॉर्डेड हैं, 22-28 लैंग्वेजेस शायद लिस्टेड हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक को उठा के इतनी इंपॉर्टेंस दे दी जाए, बाकी सबको ना दी जाए, तो चलिए तब भी इंडिया तो बहुत डाइवर्स है कि इतनी लैंग्वेजेस हैं। जिस कंट्री में सिर्फ 2 ही स्पोकन लैंग्वेजेस हैं, एक सिन्हालीज है और एक तमिल है, उसमें से सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए, ये कितना डिसरिस्पेक्टिंग है टुवर्ड्स द अदर कंट्री। उनके सेंटिमेंट्स के बारे में ना सोचना, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, तो उसको कंसिडर ना करना, दिस वाज कंसिडर्ड एज, ये ना शुरुआत थी जो सिविल वॉर होने वाली थी ना श्रीलंका में, वहां उसकी। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब ये भी होने लगा कि जो सिन्हाला है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस मिलना इजी हो गया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब एक नई चीज आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 चीजें हुई। सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया डिसरिगार्डिंग द तमिल लैंग्वेज। दूसरी चीज क्या हुई, जो यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पोजीशंस और जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें ज्यादा प्रेफर सिन्हलीज कम्युनिटी के लोगों को करने लगे लोग। और जो तीसरी बात हुई वो ये हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट जो स्टेट है वो हमेशा प्रोटेक्ट कर फॉस्टर करेगा, नर्चर करेगा किसको, बुद्धिज्म को। अब जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनमें भी तो हिंदूज थे एंड मुस्लिम्स थे एंड देन देयर वर क्रिश्चियंस एज वेल, तो उनको डिसरिगार्ड करते हुए सिर्फ बुद्धिज्म को ही ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था और जिसे स्टेट लेवल पे मतलब कंसिडर किया जा रहा था, नर्चर किया जा रहा था। अब ये सारे जितने भी वो थे, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट मेजर्स थे ना, इन्होंने फीलिंग ऑफ एलियनेशन ला दी श्रीलंकन तमिल्स में। अब फीलिंग ऑफ एलियनेशन क्या होती है, एलियनेशन ये होती है जब आपको अलग फील करवाया जाए कि आप एलियनेटेड हैं, आप एकदम अलग हैं किसी पर्टिकुलर चीज से। तो अब वो भी तो उस देश का हिस्सा थे ना, बट देन उनको ऐसा बताया जाता कि वो उस देश का हिस्सा नहीं है, उन्हें कंसिडर ही नहीं कराया जा रहा था कि वो उस देश का हिस्सा है। उन्हें इस तरह से उनके जिसे कहते हैं ना एग्जिस्टेंस को इस तरह से इग्नोर किया जा रहा था, मिटाया जा रहा था एट द गवर्नमेंट लेवल, एट द लीगल लेवल, एट द कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल। दे फेल दैट कोई भी ऐसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो कि बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स के साथ लीड कर रही थी, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे टुवर्ड्स द तमिल पीपल एंड देयर इमोशंस। दे फेल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। अब क्या हुआ, उन्हें ये लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट है पॉलिसीज है ना, वो डिनाई कर रही है उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को, उनको इक्वल नहीं कंसिडर करा जा रहा है इन कंपैरिजन टू द अदर कम्युनिटी एंड देन दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, उनके हित को, उनके मत को, उनके राइट्स, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें तमिल जो श्रीलंकन तमिल थे ना उनके अंदर जाग रही थी। As a result, the relations between Sinhala and the Tamil communities strained over time। ठीक है, धीरे धीरे होते हुए उनके बीच में भी एक टेंशन क्रिएट होने लगा सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में। अब जो तमिल्स थे ना, the Sri-Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। तो फिर अब जो तमिल लोग थे उन्होंने चालू कर दिया
पार्टीज और स्ट्रगल्स, ठीक है, उन्होंने मूवमेंट्स चालू कर दिए उनकी भाषा को रिकग्नाइज कराने के लिए, उनकी रीजनल ऑटोनॉमी के लिए। उन्हें अपना एक अलग रीजन ही चाहिए था, एंड अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन और जॉब्स की इक्वालिटी जो नहीं हो रही थी, जिसमें ज़्यादा प्रेफरेंस किसे दिया जा रहा था, सिनेलीज लोगों को। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड, ठीक है। उनको जो एक ऑटोनॉमस रीजन चाहिए था ना, उनको एक अपना अलग रीजन चाहिए था, उसकी डिमांड को कम्प्लीटली मना किया जा रहा था हमेशा। 1980s तक सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अब आपको याद होगा नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में ही ज़्यादा श्रीलंकन जो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो वहाँ पे बसी हुई थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें ये अपना अलग एक स्टेट चाहिए, एक रीजन चाहिए, तमिल एलम, एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम एंड इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में, कहाँ के, श्रीलंका के। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon, अब जो ये प्रॉब्लम चल रही थी ना, ये धीरे धीरे बढ़ गई। मैंने आपको बोला था ना, धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जाके सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। अब तमिलनाडु में सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस हो गई। एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को देश निकाला दे दिया गया, वो देश से हट के उन्हें कहीं और जाके शरणागति बनना पड़ा, रेफ्यूजी बनना पड़ा किसी और कंट्री में, और उन्होंने अपने लाइवलीहुड जो उनके जीने का सहारा था, जो भी वो काम करते थे जिससे उनका घर की रोजी रोटी चलती थी, वो भी उन्हें छोड़ना पड़ा। अब श्रीलंका's excellent record of economic development, education and health, बट हमने ये पढ़ा है, मतलब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक की टेक्स्ट बुक में, वो द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009। सिविल वॉर से ना क्या होता है, जब वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो जीत और हार तो बाद की बात है। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, वो आता है कंट्री के इकोनॉमी पे, कंट्री के डेवलपमेंट पे। कौन सी कम्युनिटी जीतेगी, कौन सी कम्युनिटी हारेगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है। बट कंपनी का जो डेवलपमेंट है ना, वो स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, हर चीज़। तो ऐसे ही श्रीलंका इतना पीछे रह गया सिर्फ इस कम्युनल राइट की वजह से, इस लड़ाई की वजह से, इस सिविल वॉर की वजह से। एंड वो कब एंड हुआ, 2009 में जाके ये सिविल वॉर एंड हुई। तो श्रीलंका में क्या हुआ वो तो हमने देख लिया, 2 कंट्रीज की केस स्टडी थी। तो अब हम बेल्जियम की केस स्टडी देखेंगे। बेल्जियम में ना श्रीलंका जैसा कुछ नहीं हुआ, उसमें टोटली ऑपोजिट हुआ। इट वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव एंड अ वेरी इंटेलिजेंट मूव, जिसने वेरी इंटेलिजेंट मूव जिसने कंट्री के डेवलपमेंट को बिल्कुल भी रोका नहीं, या फिर कंट्री को आगे बढ़ने से नहीं रोका। कम्युनल राइट्स जैसी सिचुएशन आ रही थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, बट देन किस तरह से वहाँ पे ये चीज़ें सॉल्व हुई, बेल्जियन लीडर्स ने क्या क्या स्टेप लिए, बेल्जियन मॉडल क्या था, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. जैसे मैंने आप लोग को बताया था, ये है बेल्जियन मॉडल के एलिमेंट्स, ठीक है। उससे पहले हमने ऊपर सिविल वॉर पढ़ा, तो सिविल वॉर का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। एक कंट्री में ही होने वाली वॉर। मोस्टली वॉर क्या होती है, 2 कंट्रीज के बीच में, बट कभी कभी ना वॉर एक कंट्री के बीच में ही होती है, ग्रुप्स के बीच में। उसे हम कहते हैं सिविल वॉर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वायलेंट हो जाती है। तो ये है हमारा बेल्जियन मॉडल। अब हम देखते हैं बेल्जियन मॉडल क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। डच और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों मिनिस्टर्स इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, अनलाइक व्हाट, अनलाइक श्रीलंका जहाँ पे किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी, प्रायोरिटी दी जा रही थी, सिन्हालीज लोगों को। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. किसी एक कम्युनिटी के हाथ में सारे डिसीजंस नहीं दे दिए गए थे, दोनों कम्युनिटीज से इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। Many powers of the central governments have been given to state governments of the two regions of the country. The state governments are not subordinate to central government. अब यहाँ पे क्या था कि बहुत सारी ऐसी पावर्स थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी, ठीक है, कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो दोनों रीजन्स की थी उनके हाथ में ये पावर दे दी गई थी, उसमें वो सबॉर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, इट वाज वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ब्राजील्स की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट हो गई थी जिसमें दोनों कंट्रीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। आपको याद होगा कि जो असली लड़ाई थी ना, जो मेन मुद्दा था ना, वो ब्रसल्स को ही लेके था, तो उसमें भी उन्होंने दे दिया था कि दोनों दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, नो मैटर कौन मेजॉरिटी है कौन माइनॉरिटी है, इक्वली रिप्रेजेंट होंगी दोनों कम्युनिटीज। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑल्सो एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. अब देखिए, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम रेडी हैं कि हम अगर हमारे 5 मेंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो डच कम्युनिटी के 5 मेंबर, अगर डच कम्युनिटी के 5 मेंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो हमारे भी बस 5 ही होंगे, ये नहीं कि हम ब्रसल्स में मेजॉरिटी में है 80% है तो हमारे 10 मेंबर्स रिप्रेजेंट होंगे। बट उन्होंने भी ऐसा क्यों करा, क्योंकि ऑल ओवर नेशन तो डच लोग ज़्यादा थे, डच पीपल ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनाया, इसीलिए हमारे जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने भी कैपिटल में ब्रसल्स में बेल्जियम में इस रिप्रेजेंटेशन को अपनाया। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसको देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसे हम कहते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको इलेक्ट करते थे बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, ठीक है। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इन्होंने बना दी गई थी, ठीक है। एंड इसको इलेक्ट कौन करता था, पीपल जो बिलोंग करते थे वन लैंग्वेज कम्युनिटी से, चाहे वो डच बोलते थे चाहे फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग थे, नो मैटर वो कहाँ रहते थे। दिस गवर्नमेंट हैज़ the power regarding the cultural, educational and language related issues, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम थी ना वो कल्चरल और ऐसी थी लैंग्वेज रिलेटेड, तो इन्होंने इसके लिए एक स्पेशल गवर्नमेंट ही डिनोट करती जो सिर्फ इसका ख्याल रखेगी कि जो कल्चरल, लैंग्वेज या फिर ऐसे इश्यूज हैं उनका ध्यान रखे और ऐसा कुछ फ्यूचर में टेंशन क्रिएट ना हो, कोई स्ट्रेन क्रिएट ना हो। You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated, even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as the headquarter. तो देखिए, हमें ब्राज़ीलियन मॉडल जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। हमें क्या, जो लोग ब्रसल्स में रह रहे हैं ना बेल्जियम में, उन्हें भी ये बेल्जियम मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि ये डिवाइडेड ही इस तरह से है। बट जो एक अच्छी बात है वो ये है कि अभी तक इसने बहुत अच्छा काम किया है लैंग्वेज बेसिस पे, और हर तरह से जो मतलब स्ट्रगल्स क्रिएट होने वाले थे उन्हें रोका है। इनफैक्ट जब यूरोपियन यूनियन, सारी यूरोप के कंट्रीज ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाने का सोचा तो उन्होंने बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स को एज अपना हेडक्वार्टर चूज किया, क्योंकि इस तरह से जो बेल्जियन मॉडल है, जो बेल्जियन लीडर्स है, उन्होंने इस तरह से सब नॉर्मल कर दिया था कि कोई भी तमिल जैसे श्रीलंका जैसी सिचुएशंस क्रिएट ही नहीं हुई सिविल वॉर टाइप, ठीक है। तो ये हमने दोनों केस स्टडीज जो थी इम्पोर्टेंट वो हमने पढ़ ली कि कैसे क्या था
अब ये जो है ना हमारा, ये पार्ट ए था इस सिलेबस का। बाकी के वीडियो हम आपको पार्ट बी में आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे, दैट वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों होनी चाहिए, क्या इसके फीचर्स हैं, वगैरह वगैरह सब। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। अभी मैंने हाफ चैप्टर ही कंप्लीट किया है, बाकी का चैप्टर मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगी। मेक श्योर दैट यू वॉच इट टू, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए पावर शेयरिंग चैप्टर की। और सिर्फ पावर शेयरिंग चैप्टर की ही नहीं, हम एसएसटी के वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। मेक श्योर दैट यू वॉच इट एंड यू लाइक इट एंड यू स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।